सर जब एक मन में लगन हो जाए कि हाँ हमको ये करना है, तो एक तो सारी सिचुएशन हो सकती है, पर उस टाइम आपको कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो वीकली आता था वो देखा था। इसके अलावा जो आपने मैराथन लिया था अप्रैल से लेके था, शायद अगस्त से सितंबर तक का था पूरा, तो वो पूरा वीडियो देखा था। उसमें हमने काफी लास्ट में बताया था और हमने बहुत अच्छे से चीजें बताई थी, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। और आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है सर। ये तो अगर अकेले कोई पीडीएफ पढ़ना कभी कभी बोरिंग हो जाता है, अगर आपका कोई एक्सप्लेनेशन देखेगा तो फिर आराम से कर सकते। ये सर मैंने मॉक इंटरव्यू आपने लिया था, बहुत से सजेशन दिए भी थे, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप हुआ था। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज हमारे साथ में है अंकिता सिंह। अंकिता सिंह मध्य प्रदेश से हैं और हाल ही में इन्होंने आरआरबी स्केल 2 एग्ज़ाम क्लियर किया है और इनको तेलंगाना ग्रामीण बैंक मिला हुआ है। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन रहने वाला है पूरी तरीके से अंकिता अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा सा अगर बताऊं तो इन्होंने पहले IBPS SO एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था, उसके बाद में कुछ फैमिली कंडीशंस रही होंगी, इन्होंने जॉब छोड़ा, उसके बाद में इन्होंने फिर से तैयारी स्टार्ट की और अभी जाके ये इन्होंने तेलंगाना ग्रामीण बैंक में फाइनली इनका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल सेशन रहने वाला है। जो लोग ये हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैंक से आ रहे हैं या जो भी है, तो वो उन सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशनल सेशन रहने वाला है। तो इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग यही बात करेंगे, साथ ही साथ में हम ये जानेंगे कि अंकिता ने कैसा टाइम मैनेज किया, कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ाई किया, क्योंकि ये मैरिड है, इनकी शादी वादी भी हुई है, तो उसके बाद में कैसे ये टाइम निकाल पाती थी, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देती थी, क्या इनकी स्ट्रेटजी रहती थी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। सबसे पहले तो अंकिता आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्ते सर, थैंक यू सर। आपने तेलंगाना ग्रामीण बैंक में एग्जाम अभी क्लियर किया फाइनली। मतलब ये ना लिटरली यस बहुत सर। ज़्यादा हार्ड वर्किंग और मोटिवेशनल रहने वाला है। तो यस सर। आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि आपने IBPS SO एग्जाम क्लियर किया हुआ था ना, तो थोड़ा सा बताइए आप ये कि कब आपका एग्जाम क्लियर हुआ था और फिर आपने जॉब छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? सर मैंने 2016 में MBA किया था। अच्छा। उसके बाद IBPS SO दिया था। देन उसके थ्रू मुझे कैनरा बैंक में एज ए मार्केटिंग ऑफिसर मैंने वर्क किया है। अच्छा। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है। 2017 से लेके 2023 तक मैंने वर्क किया है। पर 2022 में मेरी शादी हो गई थी। देन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण मैं मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी पोस्टिंग थी कर्नाटका में और मेरी फैमिली है ग्वालियर में, तो उस कारण से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। देन फिर थोड़ी कंडीशंस ठीक हुई फैमिली में, देन फिर मैंने फिर से ट्राई किया फैमिली के सपोर्ट से और फाइनली आज फिर से एग्जाम क्रैक कर लिया है। नहीं बढ़िया, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल। अच्छा, 6 साल आपने कैनरा बैंक में काम किया था। यस सर। तो जो आपने छोड़ा था, जो आपने मतलब जिस टाइम तक आपने जॉब नहीं किया था, वो ड्यूरेशन कितना था? 1 साल, 2 साल, कितना? सर 1 साल। अच्छा, 1 मेरा साल। 26 दिसंबर। जी। 6 साल जॉब किया, फिर 1 साल आपने कुछ भी नहीं किया। जी जी सर। सडन फिर कैसे मोटिवेशन आ गया? आपने एक बैंक की जॉब छोड़ा, फिर दोबारा कैसे बैंक में तैयारी करने का मन हुआ? सर एक्चुअली जब इतने लंबे टाइम तक वर्किंग हो तो आप एज ए हाउसवाइफ नहीं रह सकते। मतलब आपको लगने लगा था कि लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ मतलब अब इतना क्वालिफाइड हूँ, तो घर में बैठना नहीं लगा थी। और क्योंकि फैमिली कंडीशन जब तक ठीक हो चुकी थी तो मैं कर सकती थी दोबारा से। मेन रीजन आपका फैमिली का ही था, कुछ फैमिली इश्यूज आ रहे थे, फिर आपने छोड़ दिया। जी। नहीं सही की, बहुत बढ़िया किया। फिर दोबारा आपने आरआरबीज को टारगेट किया। यस सर, फिर मैंने आरआरबीज को टारगेट किया। तो कैसे मैनेज करते थे टाइम, पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते थे आप? मतलब मैरिड हैं आप, ससुराल में भी रहती हैं, अभी हमारी आपकी जब बात हो रही थी तो आप घर में खाना वाना भी बना रहे थे काफी सर जब एक मन में लगन हो जाए कि हाँ हमको ये करना है, तो एक तो सारी सिचुएशन हो सकती है, तो उस टाइम आपको कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आप टाइम बचा सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि सुबह उठने के बाद आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, तो मतलब मैं कोशिश करती थी कि मॉर्निंग में जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट बनाना है, और स्पेशली मैं अपनी स्टार्टिंग मैथ से रीजनिंग से करती थी। एक तो वो मेरा इंजीनियरिंग किया है मैंने, मैथ्स बैकग्राउंड से रही हूँ, और मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। बचपन से ही मुझे मैथ्स बहुत पसंद है और उससे मुझे मोटिवेशन आता था। तो पहले मॉर्निंग में वो कर लिया, फिर घर के काम वाम किए, फिर दोपहर में टाइम निकाला। तो जैसे लोग वर्किंग में रहते हैं, वर्किंग में रह के कर लेते हैं,
तो मैंने यही सोचा कि मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इतना टाइम मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है, तो उस टाइम पर भी मैनेज करके मैंने तैयारी की। तो मॉर्निंग में आप मतलब मैथ्स और रीजनिंग करते थे? यस सर, मैं मॉर्निंग में मैथ्स रीजनिंग ही करती थी। तो मैथ्स में कैसे, मतलब क्या पजल वगैरह लगाते, उसमें डीआई वगैरह लगाते थे, रीजनिंग में पजल, या कैसे क्या करते थे? मैथ्स की तैयारी कैसे करते थे आप? सर मैंने मेनली कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस किया है, और लोग बाग अरिथमेटिक छोड़ के जाते हैं, और मैंने सबसे ज्यादा फोकस अरिथमेटिक में ही किया था। डीआई मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है जितना मेरा अरिथमेटिक है। इनफैक्ट मैं पेपर में भी अरिथमेटिक ही ज्यादा करके आ पाई हूँ। डीआई आप ज्यादा नहीं करते थे, तो अरिथमेटिक्स में सारे जो भी जी होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, एसआईसीआई, वही आप करते थे? एक्चुअली मेरा लॉजिकल पार्ट थोड़ा स्ट्रांग है। मैं कॉन्सेप्ट ग्रैप्स कर लेती हूँ, पर मुझे टेबल्स बहुत अच्छे से याद अभी तक नहीं है, स्क्वायर क्यूब याद नहीं है, मैं निकाल लूंगी बट हाँ, मुझे याद नहीं रहता है। स्क्वायर क्यूब रनिंग तो वाला, याद है, हाँ। हाँ, रटने वाली चीजें नहीं होती मुझसे, तो इस कारण से मैंने डीआई से ज्यादा अरिथमेटिक पे फोकस किया था। तो ये एग्जाम आपने जो दिया था, डीआई अटेम्प्ट किया था, नहीं किया था? नहीं, से किया था, एक किया था मैं, एक जो इजी एक वाली ट्रैक थी वो कर पाई आपने थी, शायद कर लिया इजी था। वाली कर रही थी, हाँ, दूसरी वाली मुझसे हुई नहीं थी। तो बाकी आपने वर्ड प्रॉब्लम मैंने, कर लिया था। हाँ, वाइट प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक और वाइट प्रॉब्लम के थ्रू ही मैंने अटेम्प्ट किए थे। कितने कितने अटेम्प्ट थे मैथ में, आपने कितने किए थे? सर मेरे 27 थे। और कितने आ गए नंबर आपके? सर मेरा है 22.5 है। बढ़िया है, फिर तो अच्छा है। यस और रीजनिंग में पजल ही करते थे, या फिर जो उसके जैसे वर्ड प्रॉब्लम उसमें भी होती थी, ब्लड रिलेशन वगैरह, इनइक्वालिटीज, कैसे करते थे रीजनिंग? सर मैं मिसलेनियस पे ज्यादा मैंने फोकस किया था, और पजल में मैं स्टार्टिंग में, एक तो एग्जाम में जब एग्जाम हुआ था, स्टार्टिंग में रीजनिंग खुला था, तो एक तो मुझे माउस में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो उसके कारण मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन चला ही गया था। पहला सेक्शन था, तो मैंने रीजनिंग में मेनली मिसलेनियस ही किया था। इसके बाद मैंने पजल उठाई थी, पर मुझसे हुई नहीं, तो पहले तो उसके कारण भी थोड़ा डिमोटिवेशन होने के कारण रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स भी कम रह गए थे। तो नहीं, जैसे केवल रीजनिंग में क्या हो रहा है 70। ना, कि रीजनिंग में भी आजकल क्या हो रहा है कि अभी आप सिनेरियो देख ही रहे होंगे ना, कि बहुत ज्यादा पजल्स आ जी गई हैं और सारे के सारे बच्चे पजल्स के पीछे ही भाग रहे हैं। अभी तो लोगों जी के सर। बैक ऑफ द माइंड ये चीजें बन गई हैं कि अगर आप पजल नहीं कर रहे हो तो रीजनिंग आपसे हो ही नहीं जी पाएगी, क्योंकि आई थिंक चार पजल तो कम से कम दे ही दे रहे हैं। यस सर। और चार पांच पांच क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं, तो चार पांच 20 नंबर का तो आपका रीजनिंग में पजल ही हो जा रहा है। पर सर मुझे जो लगता है कि मिसलेनियस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मिसलेनियस आपको धोखा नहीं देगा। पजल ऐसा है कि उस टाइम आप कितने पे एक्सपर्ट हो, पर अगर उस टाइम आप पे दिमाग पे नहीं आया, कोई भी चीज आपने गलत लिंक कर ली, तो फिर हो सकता है वो ना बने। हाँ, हो तो सकता एटलीस्ट है। आपको मिसलेनियस के थ्रू, मिसलेनियस, अगर आपका डेटा वो सॉरी क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पजल छोड़ नहीं सकते, ये नहीं बोलूंगी मैं बिल्कुल, क्योंकि पजल आप छोड़ के जाइए, पर मिसलेनियस करके ही जाना पड़ेगा, ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना हो कि कुछ भी ना कर पाए आप। मतलब मिसलेनियस करते रहो, और पजल में भी मतलब ना बहुत ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना है कि पजल अगर नहीं आ हाँ, रही है तो रीजनिंग नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। निकलेगा। जी मिसलेनियस करके जाओ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, वहां से आप उठा लो। जी और पजल अगर 3-4 आ रही हैं, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एक या दो पजल तो डुएबल हो ही दो जाती हैं, इजिली हो ही जाती हैं। जी। आप ज्यादा सोच के भी चलेंगे कि नहीं हम चाय की चाय पजल कर लेंगे एग्जाम में, तो आपको एक प्रेशर देगा, आपको ओवर बर्डन कर देगा, तो एग्जाम में वो आपका परफॉर्मेंस खराब ही होगा, उससे ये चीज ठीक तो होने के चांसेस तो नहीं है उससे। हाँ, और अभी तो टाइम ऐसा आ गया है कि जितना ज्यादा सेलेक्टिव रहो उतना ही अच्छा है, जो आ रहा है उतना अच्छा कर रहेगा लो, जी। बात खत्म होती है। हाँ, अच्छा, हिंदी अटेम्प्ट किया था आपने या इंग्लिश? सर हिंदी किया था मैंने। हिंदी किया था। हिंदी में कितने नंबर आए थे आपके? हिंदी में सर मेरा 25.50। अटेम्प्ट कितना था आपका? अटेम्प्ट था मेरा 38। बढ़िया था। अच्छा, अटेम्प्ट थोड़ा ज्यादा, लेकिन फिर भी हिंदी में आपका अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हिंदी के लिए क्या करते थे स्पेशली, मतलब कहीं पढ़ाई करते थे आप? क्योंकि मेरे पास में जैसे जो लोग आते रहते ना, सबकी बहुत जी ज़्यादा डाउट होती है कि सर हिंदी कैसे करें। मैंने भी खुद भी इस बार स्केल 3 दिया था, तो इतना टफ मुझे भी नहीं लगी, क्योंकि मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से रहा हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। और तो जो लोग हिंदी मीडियम से रहे हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, यस इतना तो टफ नहीं होता है कि उनके सेक्शनल ना निकलें। तो आप हिंदी के लिए करते थे कुछ, या मतलब ऐसे नॉर्मली जाके दिए थे? सर यूट्यूब वगैरह में मैंने थोड़ा बहुत देखा है, पर मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट से घर में हिंदी बोलना है, तो हिंदी यूज करते ही हैं, और वहाँ पे वैसे भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही मेन वो है। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इस बार टाइम भी सफिशिएंट था, 30 मिनट्स मेरे हिसाब से काफी थे 40 क्वेश्चन के लिए। दो अगर मैंने छोड़े भी हैं, तो वही छोड़े थे, विलोम टाइप का कुछ था शायद, हाँ हाँ तो वो हाँ। वाले ही स्किप किए थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, बाकी तो कर लिया था। पैराग्राफ आप बेस्ड जो आते थे वो इजी ही रहते थे, मुझे लगता है। हाँ हाँ यस सर। हिंदी के लिए तो किसी को भी अगर तैयारी करना है, तो वो अपना रीडिंग स्किल डेवलप कर ले अच्छे से, तो मुझे यस लगता सर। है कि बढ़िया हो जाएगा।
आराम से हो सकता है उसमें। और एक हिंदी में पैराजम्बल टाइप का भी आता था, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का भी एक कुछ आता था, तो वो भी मुझे लग रहा है इजी। ये सब वो आप पढ़ते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे कि हाँ इसके बाद क्या आ सकता है, लिंक करते जाइए तो हो जाएगा। और हिंदी में मुझे लगता है मैं क्या कोई भी मतलब कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में श्योर तो हो नहीं सकता है कि यही आंसर होगा, सारे आंसर आसपास के होते हैं। तो हिंदी के लिए स्पेसिफिकली मतलब आपने ऐसा कुछ तैयारी नहीं किया था, नॉर्मल जैसे होता था? हाँ बहुत ज्यादा नहीं किया ये सर, ये कभी एक आध हफ्ते में देख लिया, एग्जाम जब पास में आया तब थोड़ा देख लिया, तो बहुत ज्यादा नहीं किया है मैंने हिंदी के लिए। हिंदी के लिए। कंप्यूटर के लिए कैसे किया था आपने? सर कंप्यूटर के लिए मैंने वीडियोस देखे थे, वीडियोस देखने के बाद मॉक टेस्ट में अप्लाई किया था बस। बाकी कंप्यूटर में मुझे, हाँ कंप्यूटर में मुझे शुरू से इंटरेस्ट भी है, तो मुझे अच्छा भी लगता था और पहले से भी कहीं ना कहीं नॉलेज है उसका। तो बीटेक आपका साथ सीएससी से था ना, किससे था बीटेक आपका? बायोमेडिकल से, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। बायोमेडिकल से था जी। तो फिर भी मतलब कंप्यूटर हो गया था, कोई बहुत ज्यादा वैसा ये सब हो गया था, नहीं बहुत ज्यादा नहीं मुझे जरूरत यूट्यूब पे पड़ी है। वीडियोस अगर आप देखते होंगे और मॉक देते होंगे, हाँ तो तो काम हो जाता होगा। जी। मोस्ट क्रिटिकल पार्ट आता है अभी एफए का, फाइनेंशियल अवेयरनेस का बड़ा हर बार मतलब रहता है ना कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, कहाँ से पूछ ले रहे हैं, कैसे पूछ ले रहे हैं, क्या करना है, इसके लिए आप कैसे तैयारी करते थे, क्या करते थे? सर एफए के लिए मैं यूट्यूब में वीडियोस देखती थी। एक तो मैंने आपके फॉलो किए हैं, आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो वीकली आता था वो देखा था। इसके अलावा जो आपने मैराथन लिया था अप्रैल से लेके अगस्त तक था, शायद अगस्त से सितंबर तक का था पूरा, तो वो पूरा वीडियो देखा था। उसमें आपने काफी लास्ट में बताया था और आपने बहुत अच्छे से चीजें बताई थी, तो उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। बाकी पीडीएफ्स भी देखे थे आपके, और बाकी भी कुछ यूट्यूब में जो मैराथन क्लास चलती रहती तो एक आध वो भी देखा था। डिफरेंट सोर्सेज से आप देखते रहते थे अपना, और मतलब प्राइमरी सोर्स अपना इधर से ही पढ़ते रहते थे, इधर उधर से भी आप थोड़ा सा देखते रहते थे। जी, और आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा है सर, क्योंकि जैसे क्योंकि मुझे जीए में इंटरेस्ट नहीं है, तो अभी मैं आपका देख लेती थी वीडियो के थ्रू, देन पे पीडीएफ पढ़ने में इजी होता था। तो अगर अकेले कोई पीडीएफ पढ़ना कभी कभी बोरिंग हो जाता है, तो अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देखेगा तो फिर आराम से कर सकता है। अच्छा, एफए के लिए ये भी होता है ना, एफए पे हम लोग बात करें ना, तो एक तो पहले ये बताओ अपना एफए में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने नंबर आए आपके? सर मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 9 नंबर है, 9 मार्क्स है। बढ़िया है, ये तो मतलब अचीवमेंट है, क्योंकि एफए में लोग सेक्शनल भी नहीं निकाल पाए, 0-0 भी लेके आए हुए हैं। यस सर, एक नंबर तो सेक्शनल की है इस बार। अच्छा, एफए में क्या होता है, एफए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी? क्योंकि मेरे पास में जैसे बच्चे आते हैं तो वो क्या करते हैं कि कई सारे सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि कई सारे सोर्सेज फॉलो करने से बजाय कहीं 1 या 2 फॉलो करो, 1 या 2 हार्डली चले जाओ और मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करो। तो आप कैसे करते थे एफए कब पढ़ते थे, क्या टाइमिंग होती थी, कैसे करते थे एफए आप? सर एफए मैं अधिकतर करती हूँ शाम या इवनिंग, मतलब जब मेरा हो जाए कि बस अब मुझे और नहीं पढ़ना है, तो उस कंडीशन में, मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, उस कंडीशन उस टाइम पे मैं एफए पढ़ती थी। और जो आपका एक साथ अगर इकट्ठा कर लेंगे तो मुश्किल होगा, तो जैसे आप वीडियो डालते जा रहे हो उसको साथ साथ में अगर करते जाएंगे तो फिर इजीली हो जाता है। और फिर बाद में मैराथन होता ही है, और साथ में अगर ठीक है तब भी डाउट होता है कि पता नहीं इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जी हाँ, तो इसलिए आपका प्राइमरी रख के दूसरे सोर्सेस से आप देख सकते हैं। 2 रखिए, मतलब मैक्सिमम 2 रखिए, 2 से ज्यादा रखेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप 2 सोर्सेस रखिए, एक बार आपके यहाँ से पढ़ लिया, फिर आपको डाउट हो भी रहा है तो उनके क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपका जो आप पढ़ा हुआ है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो रिवीजन और बाकी नोट्स बनाते थे आप? जैसे नोट्स एफए के बनाते? सर मैंने नोट्स नहीं एफए के सर मैंने नहीं बनाया है। अच्छा, पीडीएफ से वैसे ही आपका हो जाता था और थोड़ा बहुत देखते थे। तो रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन के लिए उसी पीडीएफ से ही? पीडीएफ से। रिवीजन पीडीएफ से ही करते थे आप। तो एफए के लिए अभी क्या हो गया है ना, जैसे स्केल 3 का मैंने भी दिया था, एफए में ना पैटर्न थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो क्या रहा है ना कि अभी एफए में तो कोई कितना भी पढ़ ले, कैसे भी पढ़ ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्फिडेंसली ये कह सकता है कि 40 आउट ऑफ 40 हम आएगा, या ऐसा तो है नहीं। एफए के लिए तो मेरे हिसाब से जो लगता है कि मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करो। यस सर, मल्टीपल टाइम में रिवीजन, और बस आप जो भी बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको भी सुनना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अगर न्यूज बताई तो कि न्यूज के अलावा भी जो बता रहा है, क्योंकि इसमें बहुत उटपटांग क्वेश्चन आए थे, कई उटपटांग थे और कई बहुत इजी भी थे। जैसे एक मुझे याद आ रहा है कि ईएलएसएस के लिए लॉकिंग पीरियड क्या होता है, इस टाइप का आया था। तो ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, मतलब जिनको पता है,
और जिनको नहीं पता उनके लिए तो टफ है ही। उस वाले पार्ट पे भी जा रहे तो हैं वो कि जैसे थोड़ा सा क्योंकि स्केल 2 और स्केल 3 के जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा जी एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जी जो आईबीपीएस वाले हैं, थोड़ा सा जो बैंक में काम करते हैं हम लोग, जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ से भी, जो इंटरनल सर्कुलर वगैरह वहां आ से रहे हैं, शायद मिलते वहाँ हैं। से भी कुछ चीज़ें उठा रहे हैं वो लोग ना। आ रहे हैं आईबीएस की वजह से बहुत ज्यादा पूछते तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, तो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं आए हाँ, हैं। कुछ नहीं आया था, पता ही नहीं चला कहाँ से क्या उठा दिया। स्केल 3 में कहाँ से आया तो है। स्केल 3 में तो हाँ सेबी के क्वेश्चन उठा लिए थे। सेबी से यस अब सर। सेबी के, और सेबी के इतने सर्कुलर होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कई बार यही करना कंफ्यूजन हो है। जाता है। तो एफए सर का आप इस तरीके से मतलब आप करते थे। जी आप तो उसमें भी ना, आप तो जो हम लोगों ने फ्री वाला मॉक इंटरव्यू कराया था उसमें मौके भी थे था आप तो। यस सर मैंने मॉक इंटरव्यू आपने लिया था, बहुत से सजेशन दिए भी थे, हाँ हाँ हाँ। तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ था। और बाकी जो गलतियां मैंने मॉक में की थी, हाँ, फिर आपका मैंने वो जाके इंटरव्यू में एक्सपीरियंस नहीं वाला की। एक था ना, वो गैप वाला था आपका, मैं आपको बताया था शायद, याद है? हाँ यस सर गैप वाला यस सर। हाँ, तो गैप को कि आपने किस सही। तरीके से उसको रिप्रेजेंट, हाँ उसको कैसे रिप्रेजेंट बताना है वहाँ कर दिया था मैंने उसको रिप्रेजेंट क्योंकि अच्छे अगर ढंग आप से। इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आपका गैप है, आपने जॉब छोड़ दी है, आप यस जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब टफ सिचुएशन हो जाती है कैंडिडेट के नेगेटिव लिए। हाँ हाँ। तो वो आपका बढ़िया हो गया था ना। तो यस सर हम्म, नहीं बढ़िया है, आपने काफ़ी मतलब ये लिटरली इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, कि आपने एक बार जॉब छोड़ा, फिर फैमिली में रहे, हाउस वाइफ होते हुए, घर के काम करते हुए, फिर से आपने एग्ज़ाम निकाल लिया। यस सर तो जो लोग और देख रहे हैं एक नॉर्मल सा, क्योंकि आज तो आप ही को लोग सुनने आए हैं, आप ही की स्ट्रेटजी, आप ही की चीज़ लोगों के काम में आने वाली है। तो आप यस बाकी सर लोगों को कैसे सजेस्ट करेंगे कि कैसे उनको टाइम मैनेज करना चाहिए, मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या जॉब छोड़ के या फिर जॉब के साथ में भी एग्ज़ाम क्लियर किए जा सकते हैं कि नहीं, आपका क्या सजेशन रहेगा इस पे? सर एक तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और अगर आपने ठान लिया कि ये करना ही है, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। और आपको टाइम कैसे मैनेज करना है ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का रहता है, कई लोगों की सुबह अच्छी मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई होती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं उनको रात को ही अच्छे से पढ़ाई होती है। पर मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो आपका माइंड फ्रेश हो रहेगा। आप काम करके आओगे तो आपका माइंड बहुत थक जाता है, तो आप उतने अच्छे से चीजें ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। हो सकता है दो चीज आपको 2 घंटे में समझ में आ रही है, वो आप मॉर्निंग में करोगे तो आधे घंटे में भी आप उसको समझ लो। तो और मुझे लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्टार्टिंग से फोकस करना चाहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए, और एक बार जैसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ भी करते जाइए उसकी प्रैक्टिस। और जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म हो गए तो आपको मॉक देना चाहिए और डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मॉक पहले देते आप थे आप? टॉप ये समय मॉक देती थी। अच्छा, मतलब कैसे, वीकली बेसिस पर एक दो, या मतलब पर डे का कैसे क्या था? नहीं सर पहले मैं वीकली बेसिस पे देती थी, फिर जब एग्जाम पास में आ गया था तो फिर मैंने वीक में 3 देने लगी थी। उसके बाद में एनालिसिस भी करते होंगे आप? ये सर एनालिसिस भी करती थी कहाँ क्या मिस्टेक है, या अगर कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है तो इसको मैं किस तरीके से और जल्दी कर सकती हूँ। मॉक का मतलब मेरे ख्याल से रोल है, क्योंकि बिना मॉक के आप अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। यस सर फिर वहां अगर आप वहां जाके स्ट्रेटेजी बनाते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप समझ ही नहीं पाओगे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो इसलिए अगर पहले से मॉक देते रहेंगे तो वो चीज वहां प्रॉब्लम नहीं आती फिर। हाँ, क्योंकि मेरे पास में जैसे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, मैं तो संडे लाइव में भी जब आता रहता था तो हमेशा बात ही होती थी। बच्चे क्या यस करते थे कि अभी 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 इसी बार एग्जाम में कई सारे बच्चे ऐसे हो गए कि जिन्होंने पजल पहले उठा लिया और कर ही नहीं पाए। यस सर तो वो चीज़ें मुझे यस लगता सर है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि पहले पजल बनानी है या वर्ड प्रॉब्लम की तरफ जानी है, या पहले बनानी डीआई करनी है या फिर पहले वर्ड प्रॉब्लम में नॉर्मल जाना है। वो मेरे आती ख्याल है। से मतलब हाँ मॉक का उसका ये बेनिफिट रहता है। बेनिफिट होता है। और सर मॉक के साथ एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, मॉक में लेबर बहुत टफ देते हैं तो कभी कभी वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है। हाँ हाँ। तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना कि ये रियल एग्जाम नहीं है। मतलब मॉक को देख के कभी कभी मुझे ये फील होता था कि पता नहीं मैं एग्जाम भी क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं, कहाँ लैग कर रहा है, सब कहने के बाद भी मतलब नहीं अच्छे स्कोर्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सोच के देना है कि मॉक के मार्क्स से कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो ये मॉक है, फाइनल आपका रियल एग्जाम है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपने दो, प्रैक्टिस के लिए आप आपका अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए दे लो। बाकी रियल एग्जाम में तो चीजें अलग ही होती हैं, वहां पे तो अलग अलग ही आएगी। हाँ, तो बस उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, ये तो पता लगा मॉक दिया उल्टा से डिमोटिवेट हो गए। हाँ हाँ, वो उसमें क्योंकि नंबर अगर कम आ जाते तो मतलब फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कई बार कि मेहनत कर रहे हैं नहीं आ रहा है, और यस और बहुत अच्छे आ भी जा रहे हैं तभी बहुत खुश भी नहीं होना कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ हो गया जी। हाँ, उसको बस एज ए टूल यूज करो कि बस ये है, हम आपको अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करने के लिए कैसे हमको आगे अटेम्प्ट करना, बस इतना ही उसको करना रखना है। है। और स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, बाकी इसके नंबर पे यस बहुत सर ज़्यादा मतलब डिसाइड नहीं करना है कुछ भी। यस सर नहीं नहीं, बढ़िया है, अच्छा है।
और कोई सजेशन अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो? ये सजेशन दूंगी, कूल होके काम होके अपनी प्रिपरेशन करें, और किसी ये कोई हुआ नहीं है या कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि कोई निकाल नहीं सकता है। मैं इन्हीं सिचुएशंस के साथ निकाल सकती हूँ, जबकि मेरे को 6 के 7 साल का गैप हो चुका था नहीं कहीं पढ़ाई नहीं। छोड़े हुए। अच्छा, मतलब हाँ हाँ, पढ़ाई छोड़े हुए, ठीक हाँ, है। वो वैसा गैप, पढ़ाई छोड़े हुए से 2016 तक की थी। हाँ। तो जॉब लगने के बाद मैंने पूरी तरीके से ब्रेकअप ले लिया था पढ़ाई से। ब्रेकअप करने के बाद फिर जब मैंने चालू किया तो पूरा कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ा तो टाइम लगा था मुझे। तो फिर तो पर करते जाएंगे तो होता जाएगा। 6 साल आपने जॉब किया, वो पढ़ाई का आपका ब्रेक था। 1 साल आप घर पे जी। रहे, वो ब्रेक था। 7 साल मतलब जी। फिर उस ड्यूरेशन में दोबारा 6-7 साल के बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया, और ये शायद फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ना आपका? ये शायद ये सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया तेलंगाना बैंक ना? यस यस हाँ, तो लिटरली मोटिवेटिंग है ये कि अगर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हो तो मिल भी जाना है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई यस सर।